ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी पहली क्लास में। यू आर मोस्ट वेलकम इन योर प्रैक्टिकल क्लास फॉर वीजा मैनेजमेंट। वीजा इज समथिंग वेरी वेरी इजी एंड ट्रैवल इंडस्ट्री इनकम्प्लीट विदाउट वीजा। बिना वीजा के अगर कोई ट्रैवल इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहता है तो बन नहीं पाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल पैकेजेस आर दी मोस्ट प्रॉफिटेबल। ठीक है, अगर कोई एयर टिकटिंग करना चाहता है, एयर टिकटिंग के अंदर भी दिक्कत आती है। कहीं आप ट्रांजिट टिकट दे रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसी ढंग से वीजा अपने आप में एक 1,000 मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, ये आप लोग जानते हैं। और ये इतना आसान है, इतना आसान है कि जब आप सीख जाएंगे आपको लगेगा कि ये इतना आसान है, तब भी इसके अंदर लाखों रुपए या करोड़ों रुपए मिलते हैं। ठीक है, आपको जानकर हैरानी है। तो जो भी आपके सवाल हैं जरूर पूछिएगा। बेसिक्स अपने क्लियर कीजिए कि वीजा किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, ईसीएनआर क्या होता है, ट्रांजिट वीजा क्या होता है, पीएनपी क्या होता है, एक्सप्रेस एंट्री क्या होता है, सुपर वीजा क्या होता है। इस तरह के जितने भी आपके सवाल हैं आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि ये आपकी पहली क्लास है तो आपके जो भी सवाल है, ठीक है, आप पूछिए, अच्छे से पूछिए। ये मत सोचिए कि दूसरा क्या सोचेगा या मैं क्या सोचूंगा। आई एम टीचिंग यू इन हिंदी। अगर आपको लगता है कि देयर इज समथिंग इट शुड बी टॉट इन इंग्लिश, यू कैन ऑलवेज पॉइंट इट आउट। आप बोल देंगे कि नहीं, आप ये चीज इंग्लिश में बोलिए, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा। मैं दोनों लैंग्वेज के अंदर अच्छे से बता सकता हूँ। अगर किसी का कोई सवाल पंजाबी में हो तो जरूर पंजाबी में पूछ लीजिएगा, मैं पंजाबी में भी उसका जवाब दे दूँ। ठीक है, एनी क्वेश्चंस टू स्टार्ट विद? कोई सवाल किसी भी प्रकार का? कोई सवाल है? कोई कुछ पूछना चाहता है? कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू वीजा। हाँ जी, अच्छा, कोई सवाल नहीं है। जैसे कि आपका कोई सवाल नहीं है तो मैं ही थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वीजा उन कंट्रीज के सिटीजन्स को लेना पड़ता है और उन कंट्रीज के लिए लेना पड़ता है जिन कंट्रीज में हमारी कंट्री से ज्यादा डेवलप। अगर कोई भी ऐसी कंट्री है जैसे कि अमेरिका, ठीक है, अगर हम अमेरिका जा रहे हैं तो हमारे को वीजा लेना पड़ता है और थोड़ा मुश्किल से मिलता है। ठीक है, यही जब हम जा रहे हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश अगर आप थोड़े से भी इन्फ्लुएंशियल हैं या ऑफिशियल पासपोर्ट है तो आपको वीजा ही नहीं चाहिए। ठीक है, बिना वीजा के भी हम एंटर कर सकते होते हैं, राइट। इसी रंग से आप लोग जानते हैं कि नेपाल के लिए, भूटान के लिए हमारे को वीजा नहीं चाहिए है, मॉरिशस के लिए हमारे को वीजा नहीं चाहिए है, जमाइका के लिए हमारे को वीजा नहीं चाहिए है। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं, फीजी के लिए हम इंडियंस को वीजा नहीं चाहिए है। तो जो भी कंट्री अच्छे से डेवलप नहीं हुई है वो अपने से ज्यादा डेवलप्ड कंट्री को वीजा आराम से दे दे। ठीक है, और जो कंट्री ज्यादा डेवलप हो चुकी है, ठीक है, वो अपने से कम डेवलप्ड कंट्री को वीजा आसानी से नहीं देना चाहता। ठीक है, और दूसरा दूसरा अगर इन लोगों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक नहीं है, वो भी क्यों ठीक नहीं होंगे? जैसे कि हम लोगों के रिलेशन इंडिया के, हम लोगों का मैं मतलब इंडिया से है, इंडिया के रिलेशन जैसे कि पाकिस्तान के साथ उतने ठीक नहीं है। वो जनरल पब्लिक को ऐसा लगता है, राइट। गवर्नमेंट का तो बड़ा अच्छा रिलेशन है, गवर्नमेंट तो ट्रेडिंग कर रही है पाकिस्तान के साथ, ट्रेडिंग होती है, राइट। तो पाकिस्तान का हमारे पास टूरिस्ट वीजा नहीं, जैसे कि सऊदी अरेबिया का हमारे पास टूरिस्ट वीजा नहीं है, जैसे कि इराक का हमारे पास टूरिस्ट वीजा नहीं है, पर इराक कोई जाना भी नहीं चाहता। फिर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे जहां पर गवर्नमेंट ही ठीक से नहीं चल रही है, जैसे कि हाइती, ठीक है, जगह है, राइट।
तो वहां पर वैसे ही कूप चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप कैसे करेंगे वहां पर? आपको जॉब ही, आपको गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी, कौन मिनिस्टर है कौन मिनिस्टर नहीं है। तो इसीलिए वीजाज के रूल्स वगैरह कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं होते हैं और मिलते भी नहीं है, राइट। इसी ढंग से सिर है ना। इसी ढंग से जैसे कि आप लोग जानते हैं यूक्रेन यूक्रेन में जब वॉर स्टार्ट हुई तब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ओके, फिर दोबारा से वीजा लगने लग गए। सो आपको यही समझना है कि अगर कोई भी कंट्री के अंदर कुछ डिस्टरबेंस होगी तो आपके वीजाज की अपॉइंटमेंट मिलनी कम हो जाएंगी, प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा, और जो भी कंट्री हाईली डेवलप्ड होगी उसका वीजा इंडिया को लेना ही पड़ेगा, ठीक है, या इंडिया को या बांग्लादेश को या पाकिस्तान को, उन कंट्रीज को वीजा लेना ही पड़ेगा। जो कंट्री हाईली डेवलप्ड नहीं है, जैसे कि मॉलदीव्स, मॉलदीव्स कोई कंट्री ही नहीं है, ठीक है। अब आप चाहे विकिपीडिया जाओ, चाहे जो मर्जी करो, चाहे आप मैप देखो, बट इन रियलिटी हम समझें तो मॉलदीव्स तो कोई कंट्री ही नहीं है, तो इसलिए किसी को वीजा भी नहीं चाहिए, कोई भी चला जाए मॉलदीव्स, राइट। हम इंडियंस यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, शेनेगन, इन सब जगहों पे, कनाडा, इन सब जगहों पे जाके सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, ठीक है। और उसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि जो इस लायक होगा कि वो हमारी कंट्री में आकर अपने लिए खुद कुछ कर सके, ये नहीं कि हमारे ऊपर आकर बर्डन बन जाए, उसको आने देंगे। जो हमारे ऊपर आके बर्डन बनेगा उसको नहीं आने, एज सिंपल एज दैट। चाहे कोई पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, चाहे कोई जॉब करने के लिए आ रहा है, चाहे कोई टूरिज्म के लिए आ रहा है, इन्हीं सब चीजों को वो चेक करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन। कहते हैं कि देखो बेसिक्स को समझो, बेसिक्स को समझो। अगर ये हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो एम्बेसी ये समझना चाहती है कि आप अगर आ रहे हैं उनके देश में तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उनके देश में आके आराम से अपना ट्रैवल मैनेज कर सकते हैं। आप किसी से डोनेशन नहीं मांगेंगे, ठीक है, या वहां पर आके असैलम नहीं क्लेम करेंगे, या वहां पर आके ड्रग्स नहीं बेचेंगे, या वहां पर आकर अपने आप को नहीं बेचेंगे, ठीक है। जैसे कि लड़के लड़कियां सब लोग ही अपने आप को एज ए, है ना, आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, अपनी बॉडी को बेचकर पैसा कमाते हैं हर रोज 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, तो ऐसा कोई गलत काम आप नहीं करें, ठीक है। चाहे आप टूरिज्म के लिए आ रहे हैं या बिजनेस के लिए आ रहे हैं, इस चीज को वो क्रॉस चेक करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, लोग ये सोचते हैं कि हम जा रहे हैं तो हमारा 5 लाख रुपए खर्च होगा, हम 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में दिखा दें। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें आपके कागजों से, आपकी कहानी से, आपकी बातों से हमें ये पता चलना चाहिए है कि वापस जाने के लिए आपके पास हजारों रीजन, चलो हजारों नहीं है ना तो दो तो दे दो, कम से कम दो एज ए रीजन दे दो। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि जिसके अकाउंट में बड़े अच्छे पैसे, जिसके अकाउंट के अंदर दिख ही रहे हैं 4-5 लाख रुपए और वो भी अभी डाले गए हैं स्पेशली वीजा के लिए, तो उसके पास वापस जाने का कारण ही क्या है? क्यों जाएगा? उसके बाद वहां पर भी पैसे नहीं है, 4 लाख रुपए तो यूएसए में 1 महीने में कमा लेगा, या यूरोप के अंदर 1 महीने में कमा लेगा। तो यूरोप कहता है कि भाई क्यों आओगे हमारे पास, जब आपके पास इतने पैसे ही नहीं है, वापस आपके जाने के चांसेस बड़े कम हैं, हम आपको क्यों यहाँ पर ढूंढते फिरें। जैसे इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारी एडवांटेजेस हर एक किसी को मिलती हैं, जब भी कोई दूसरी पार्टी आना चाहती है वो किसी ना किसी मिनॉरिटी ग्रुप को पिक करेगी, उसको सपोर्ट करना स्टार्ट करेगी। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भी तो मिनॉरिटी होते हैं वहां पर। तो जो कोई भी 3-4 साल या 2 साल भी किसी कंट्री में इलीगली टिक जाता है, रुक जाता है, तो उसको वहां की गवर्नमेंट बड़े सारे ऑप्शन दे पाती है, दे देती है, ठीक है, कि हाँ जी आप
जी हाँ जी, आप क्या कहते हैं, आ जाइए, एक सेकंड दीजिएगा मेरे सब। सॉरी। सो इस तरह का अगर कोई भी आपके पास रीजन है कि आप वापस जाएंगे तो आपको वीजा मिल जाएगा, अदरवाइज वीजा नहीं मिलेगा। यही चीज हमें अपने कागजों से, अपने कवरिंग लेटर से, अपने फॉर्म से हमें कनेक्ट करनी होती है, प्रूव करनी होती है। अगर ये हम प्रूव कर देते हैं तो वीजा मिल जाता है, चाहे वो कोई सा भी वीजा। ठीक है, सबसे आसान होता है टूरिस्ट वीजा लेना। जो लोग इलीगली भी कर रहे होते हैं, अगर वो इस बात को समझ जाते हैं तो वो लोग भी अपना टाइम जो स्पेंड करते हैं वो टूरिस्ट वीजा में ज्यादा करते हैं। ठीक है, टूरिस्ट वीजा लेना हर वीजा से कहीं ज्यादा आसान है। जितने भी आप वीजा करोगे, जितना मर्जी वीजा कर लीजिए, 60 to 70% प्रोसेस सेम होने वाला जो टूरिस्ट वीजा का होगा। बिल्कुल। ठीक है, जो हम डॉक्यूमेंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स का मतलब है जो डॉक्यूमेंट सबने ही देने, हर एक किसी ने देने, उन्हें हम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। दूसरा हम कहते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बहुत सारे केसेस में नहीं भी चाहिए होते। जैसे कि अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई के लिए हमारे को फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कहाँ चाहिए? हमारे को कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपको वीजा मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कभी भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं आते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट। यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एक वीजा एजेंट में और ट्रैवल एजेंट। एक ट्रैवल एजेंट जिसको वीजा करना नहीं आता, वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए ट्रैवल एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और एक वीजा एजेंट जिसको ट्रैवल करना नहीं आता, इसको ट्रैवल के को ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, वो उन डॉक्यूमेंट्स के लिए ट्रैवल एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट अगर वीजा एजेंट को ट्रैवल का भी सारा काम आता है तो वो सारा काम खुद कर सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब हम वीजा लेते हैं, और खास तौर पे उन लोगों का जिनका वीजा लगने में थोड़े से चांसेस कम होते हैं। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे को टिकट लगानी है, हमारे को होटल्स लगाने हैं, और अगर वो लगाते हैं, हम पैसे खर्च करते हैं और वीजा फिर भी नहीं मिलता, तो जो नुकसान होता है वो नुकसान क्लाइंट लेना नहीं चाहता। क्लाइंट सेज कि भाई आप मेरे को वो नुकसान मत दीजिए, यू जस्ट गिव मी अ गारंटी की वीजा मिल जाएगा। एक ट्रैवल एजेंट एयर टिकट फ्री में बना सकता है बिना कोई पैसे खर्च किए, उसे कैंसिल कर सकता है, होटल्स वगैरह इजीली कर सकता है। पर ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बेसिक्स आपको मैं वीजा के अंदर भी सिखा दूं। ठीक है, कि किस चीज का आप कितना ध्यान रखें ताकि आपको टिकट से लेकर या होटल से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए ये चीजें को रिलेटेड। इफ सम ट्रैवल एजेंट इज सेइंग दैट आई एम द ट्रैवल एजेंट, then that travel agent should be able to do complete visa, should be able to make international travel packages, itinerary,
शैनेगन के केस में, मिडल ईस्ट के केस में, कनाडा के केस में, ऑस्ट्रेलिया के केस में, न्यूजीलैंड के केस में गिविंग ट्रैवल आइटनरी बिकम्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक ट्रैवल एजेंट के लिए आइटनरी बनाना इज एज इजी एज स्नैपिंग फिंगर्स। एक वीजा एजेंट के लिए आप लोग करके देख लीजिएगा, हम तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट में करते ही हैं, चैट जीपीटी, है ना। अब चैट जीपीटी कहते हैं कि दैट विल गिव यू आइटनरी एंड कवरिंग लेटर एंड एवरीथिंग। जो हम आपको कवरिंग लेटर सिखाएंगे, आप चैट जीपीटी से भी लिख कर देख लीजिएगा, देयर वुड बी ह्यूज डिफरेंस इन दैट। ठीक है, एक काउंसलर जो दिन के अंदर 100 कवरिंग लेटर्स चेक कर रहा है, उसको मालूम है कि कौन सा किसी ने सच में लिखा है और कौन सा आपने ऑनलाइन कहीं से कॉपी किया है या चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी क्या है, पहले भी तो लोग इंटरनेट से कॉपी करते ही थे। चैट जीपीटी आपको कॉपीएबल फॉर्मेट भी तो दे रहा है सिर्फ, और क्या कर रहा है। अदरवाइज जो फॉर्मेट होता था वो कॉपीएबल नहीं होता था, वो आप पेस्ट करते थे तो पता लग जाता था, एडिट करना आसान नहीं होता था। दैट वाज द ओनली डिफरेंस, नथिंग एल्स। ठीक है, तो बेसिक्स इतना सा है कि आप अपने क्लाइंट को ये विश्वास दिलवाइए कि आपको वीजा मिलेगा, उनको ये विश्वास दिलवाइए कि आप वापस आएंगे, और वापस आने में ही आपका फायदा है। फिर दोबारा जब जाएंगे तब आप सेटल होने की सोचिए। When you are able to make your client believe that उनका वीजा भी आना ही आना है, उन्होंने भी वापस आना है, इसका मतलब आपने तो कुछ गलत किया भी नहीं, what wrong you have done। उसके बाद जब वो जाते हैं, उनके पास लीगली सेटल होने के ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं, राइट। तो आप कोशिश यही करें हमेशा कि दैट व्हाटएवर बिजनेस यू आर डूइंग लीगली। अब कई ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमें क्या मालूम कि जो हमारे से वीजा ले रहा है दैट पर्सन इज हैविंग ऑनेस्ट फीलिंग्स और इंटेंशंस और व्हाट। आप चाहे जिसका मर्जी वीजा लगवा, चाहे वो कोई टेररिस्ट हो, ऑब्वियसली आपको पता होगा तब तो आप नहीं लगाएंगे, पर मान लीजिए कोई ऐसा निकल आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप एक अथॉरिटी लेटर पहले से साइन करवा के रखें, राइट। तो वो अथॉरिटी लेटर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एक फॉर्मेट उसका मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, उसको कोई आपको अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है या स्टैम्प पेपर पे बनाने की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ आपके कोर्स का पार्ट है जिसका हम आपको फॉर्मेट भी देंगे, राइट। सो दिस वाज जस्ट अ सिंपल इंट्रोडक्शन। अभी तक इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज डू आस्क। कोई भी सवाल है तो आपने पूछना है, ठीक है, राइट। एनी क्वेश्चंस? तो वीजा के चांसेस क्राइसिस में थोड़े बढ़ जाते हैं कि नहीं? किसी कंट्री में अगर क्राइसिस आया हुआ है तो देखो, अगर किसी कंट्री के ऊपर क्राइसिस आया हुआ है, ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है कि वो सारे ही वीजाज बंद कर दें। ठीक है, अगर उन्होंने सारे वीजाज ही बंद कर दिए, आप अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो, तो वीजा अप्लाई ही नहीं हुआ तो रिफ्यूज क्या होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कंट्री इज रियली गोइंग थ्रू फाइनेंशियल इशू तो चांसेस बढ़ जाते हैं। जब जैसे यूक्रेन की बात कर रहे हैं आप भी शायद यूक्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब इस तरह का कोई क्राइसिस होता है तो गवर्नमेंट इन चीजों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, उन्हें चेक ही नहीं कर पा रही, फाइनेंशियली वीक होती चली जा रही है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि कैसे भी आए पैसा आए। गिविंग वीजा एंड अर्निंग मनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, यूक्रेन क्यों कहता है कि आ जाओ कोई बात नहीं, क्यों यूक्रेन एक इलीगल रास्ता बना हुआ था, या सर्बिया क्यों कहता है कि हाँ इंडियंस को वीजा नहीं चाहिए है। सर्बिया का एमओयू मैं आपको दिखा सकता हूं गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। अगर आप पंजाब में रहते हो या यूपी में रहते हो तो आप ये समझ लेना कि आप सर्बिया से अच्छी जगह पर रहते हो। ठीक है,
दिस कंट्री हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया। इंडिया ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, इसीलिए इन लोगों का एमओयू हुआ था, ठीक है। और जिस ढंग से लोगों ने इसको मिसयूज किया, उसी की वजह से इसके अंदर दिक्कत आई। तो कहते हैं अगर आप आ भी जाओगे तो इंडिया तो हमसे कहीं ज्यादा डेवलप्ड है, आप यहाँ पर आके कर भी क्या लोगे? यहाँ से ही लोग, सर्बिया से ही लोग बाकी कंट्रीज में जा रहे हैं, आप यहाँ पर आके क्या करोगे, राइट? तो जब कोई कंट्री फाइनेंशियली पूरे ढंग से स्टेबल ही नहीं है, देन दे आर वेरी मच विलिंग, ठीक है, किसी भी ढंग से जो अर्निंग हो रही है होने दीजिए। और वीजा, टूरिस्ट वीजा या बिजनेस वीजा या वर्क परमिट, ठीक है, ये सब चीजें बाद में होती हैं, पहले गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये सोचिए कि अगर कोई भी कंट्री किसी भी और कंट्री को वीजा के लिए अलाउ कर रही है, तो वो इसीलिए कर रही है क्योंकि उनसे उनकी ट्रेडिंग इतनी ज्यादा है कि ट्रेड करने के लिए तो उनके लोगों ने आना ही आना है। अर्जेंटीना का वीजा नहीं मिला करता था इंडिया में, वेनेजुला का वीजा नहीं मिला करता था इंडिया के अंदर। जब इंडियन ऑयल ने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की, अब इंडियन ऑयल ने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की, वो कितने लोगों को लेसर पासेस पासपोर्ट देंगे? किसी के भी जाने की जरूरत पड़ सकती है, किसी के भी जाने की जरूरत पड़ सकती है, तो वीजा तो स्टार्ट करने ही पड़ेंगे। सो दैट इज हाउ द वीजा स्टार्टेड। अब जब वीजा स्टार्ट ही हो रहा है तो चलो भाई टूरिज्म भी स्टार्ट करो। आज भी कोई भी कंट्री हो, चाहे इक्वाडोर हो, चाहे एल सल्वाडोर हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर कोई प्रॉपरली टूरिस्ट वीजा अप्लाई करे तो वीजा मिलता है। बिल्कुल जेन्युइनली आप वीजा तो अप्लाई कीजिए। आपका क्लाइंट भी आपसे कह रहा है कि सर मेरी टिकट मत इशू करो आप, मैं 50,000 रुपए की टिकट नहीं इशू करवाना चाहता क्योंकि मुझे नहीं मालूम वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप काउंसलर को भी तो यही कह रहे हो कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि मुझे वीजा मिलेगा, इसलिए मैंने रियल टिकट इशू ही नहीं किया। तो वीजा मिलेगा भी कैसे? जिसके प्रोफाइल जितनी ज्यादा वीक है, आपको उसके उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट बनाने हैं, उतनी ही ज्यादा महंगी टिकट खरीदनी है। जबकि यहां पर क्लाइंट क्या सोचता है और एजेंट क्या सोचता है कि मैं सस्ती टिकट खरीद, लेट मी बाय अ चीपेस्ट टिकट, या फिर कोई ऐसी टिकट लूं जिसके अंदर मुझे पैसे ना खर्च करने पड़े, होटल बुक करूं जिसके अंदर पैसे ना लगे। भाई होटल बुक करो 4 स्टार या 5 स्टार, और रियलिटी में बुक करो। अगर आप रियलिटी में होटल बुक कर रहे हो कोई 4 स्टार या 5 स्टार, अगर 48 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले अगर आप उसको कैंसिल करोगे तो पैसे तो वैसे ही वापस मिल जाने। और वीजा तो हम वैसे ही कम से कम 20 दिन का बफर लेके अप्लाई करते हैं। एनीवन हु इज ट्रैवलिंग, अगर मेरे को ट्रैवल करना है कहीं पर भी, चाहे इंडिया के अंदर चाहे इंडिया के बाहर, कम से कम 40 डेज पहले मेरे को कंपनी बताती है कि भाई 40 डेज इन एडवांस बताएगी कि हाँ जी ये आपको ट्रैवल करना है। जितने भी रेगुलर ट्रैवलर्स हैं उनको पहले से मालूम है। जो अचानक ट्रैवल होता है वो रीजंस भी स्पेशल होते हैं कि गॉड फॉरबिड कोई दिक्कत आ गई तो आपको अचानक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे आ जा रहा है तो उसके वहां पर कोई रिश्तेदार भी होंगे। अगर किसी के रिश्तेदार हैं तब तो वीजा मिलना ही मिलना है। अगर तब भी वीजा नहीं मिल रहा देन इट इज योर मिस्टेक, तो आपकी गलती है। और शैनेगन, मिडल ईस्ट, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनों का वीजा अगर आप ढंग से अप्लाई करते हो और अगर नहीं मिलता तो एजेंट की गलती है, क्लाइंट की गलती कम है उसकी। कोई सवाल अभी तक? संगीता जी आप कुछ पूछना चाहेंगी? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? हाँ जी सर, सुनाई दे रही। कोई तो सवाल? बेसिकली वीजा तो एक एंट्री डॉक्यूमेंट है ना किसी भी कंट्री में जाने के लिए। अगर कि वीजा जो है एक परमिशन है ना। आप इंडिया से बाहर आपने ट्रैवल किया है? हाँ, एक बार करा था सर। कौन सी कंट्री गए थे आप? दुबई। ठीक है, अब दुबई क्या है, अगर कोई ठीक से इसको समझे तो दुबई इज ऑल्सो जस्ट अ रिजॉर्ट कंट्री, ठीक है। सिर्फ 3% ओरिजिनल सिटीजन्स जो हैं, जो इनका रियल ट्राइब है, वो यूएई के अंदर हैं। और वो भी परमानेंटली नहीं है, वो हाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका रहते हैं, ठीक है।
टोटल तो 9% है, तो उसमें से 3% जो है वो यूएई में मिल जाएंगे आपको, कोई अपने बिजनेस की वजह से मिल जाएगा या किसी और कारण से मिल जाएगा। बट जो लोकल रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं ना, जी, जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं ना? लोकल रियल इमरातीज हैं इनकी बात। इमरातीज, ओके तो ये है कि 7 ट्राइब्स हैं यूएई के अंदर, 7 इमराट्स हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना हाँ इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, तो वहां पर राइट राइट इमराट्स कैसे बने, ये सब ट्राइब्स, ये सब रिश्तेदार, ठीक है। ओके और इन्होंने अपने आप को डिवाइड किया, 7 पार्ट्स के अंदर ये लोग डिवाइड हो गए, इन्होंने तेल निकला और भी जो रिसोर्सेज निकले उनको बेच के ये बहुत ज्यादा अमीर हो गए। जब आप अमीर हो जाओगे तो आप क्या करोगे, तो आप यूएस से चले जाओगे। एज सिंपल एज दैट। दे ऑल आर सिटीजन्स ऑफ यूएस। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो यूएसए के अंदर ना रहता हो या जिसका वहां पर ऑफिस ना हो। और जो भी इनका बिजनेस, देखो यूएसए क्या है, यूएसए इज अ बिजनेस, यूएसए इज नॉट अ कंट्री, इज अ बिजनेस एंटाइटी। यूएसए खुद कहता है ये बात, मैं नहीं कहता, ठीक है। सबसे ज्यादा बिजनेस यूएसए करता है यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। और इन लोगों को अपनी जगह, क्या कहते हैं, अपनी कंट्री में जगह भी देता है, राइट। तो ये इन्होंने डेवलप ही अब सिर्फ एक अट्रैक्शन, जैसे एक फेयर लगता है ना, कि फेयर है, जो मर्जी आई, जिसको मर्जी आई, ठीक है। अब तो जो एक्सप्लॉयटेशन होनी थी वो हो चुकी, अब तो सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जहां पर जाकर आप फिर भी थोड़ा अपने आप को डेवलप कर सकते हो। अदरवाइज दुबई में और आबू धाबी में अपने आप को डेवलप करना भी मुश्किल है। इसीलिए आप आइए, अब आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, हम आपको पैसे देंगे। लोग इतने कम हैं कि आप गुम हो ही नहीं सकते, हम आपको पकड़ के बाहर निकाल, बट हम आपको बाहर निकाल ही नहीं रहे। यूएई कहता है कि हम आपको कभी भी बाहर नहीं निकालेंगे, आप जितने साल चाहें उतने साल रहिए, पर आपको कभी भी यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सिटीजन, वही मैं पूछने वाली थी, वो लोग सिटीजनशिप नहीं देते हैं, तो उस हिसाब से तो सिटीजनशिप उनके मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है, 2 तरीके हैं, एक में नहीं 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, और दूसरा कि आप लोकल इमराती से, ओरिजिनल इमराती से शादी करें। ओके और ये जो शादी होगी, ये 3rd या 4th या 5th या 6th या 7th वाइफ होगी, 7th वाइफ होगी। ठीक है। ये फर्स्ट वाइफ कभी भी नहीं होगी। और कोई ये लड़का सोचे कि वो वहां पर जाके किसी इमराती लड़की के साथ शादी कर लेगा, आउट ऑफ द क्वेश्चन। अपनी लड़कियों को ये बुरखे के अंदर तो बीच पर लेकर जाते हैं, इन्हें कहते हैं स्विमिंग कर लेना बुरका पहन के, कोई दिक्कत नहीं है, और फेस भी कवर कर लेना, ठीक है। तो उनसे शादी क्या करोगे आप? राइट। तो ऐसे तो, लेकिन ये लोग ऐसे करते क्यों है कि यूएस में ये तो अच्छे खासे डेवलप्ड है, इनके पास पैसे हैं, तो ऐसे तो इनकी अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो ये लोग कैसे सरवाइव करेंगे? मतलब लोग मतलब कैसे ये क्या survive यूएस के करेंगे? सिटीजन हो जाते हैं फिर? तो क्या ये यूएस के सिटीजन है या यूएई के ही हैं? पहले तो मेरे को ये बताइए। समझा नहीं मैं आपका सवाल। मतलब ये यूएस में रहते हैं, सो डू दे टेक द सिटीजनशिप ऑफ यूएस ओनली, लाइक सो? यूएसए एक ऐसी कंट्री है हाँ जी। जिसकी सिटीजनशिप आप टूरिस्ट वीजा के बेसिस पर ले सकते हो। तो क्या ड्यूअल सिटीजनशिप होती है इन लोगों की? सर वो कैसे? वो सिखाऊंगा, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, सर, ये अच्छा सर क्वेश्चन था। शैनिगन कंट्री में कितनी कंट्रीज आती हैं और क्या क्या नाम है? 22 कंट्रीज आती हैं, 27। 27 कंट्रीज आती हैं। लिखवाऊं, और उन- लिखोगे आप? लिखोगे? सब लोग लिखोगे? सर वो आप देखो, आप बोलोगे हम लिख लेंगे सर। या आप लिखवाओगे? लिखवाओगे सर? सर ये तो हम गूगल पे भी देख लेंगे सर। ये आपको गूगल में मिल जाएगी, बढ़िया हाँ जी। बात, तो मैं भी लिखवा दूंगा, मेरे नोट से भी मिल जाएगी। मैं आपको नॉर्थ से पकड़ के नीचे आ जाओ, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, पोलैंड, लाटविया, लुथानिया, एस्टोनिया, माल्टा, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, इटली, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, ये सब, ठीक है। कुछ रह भी गई होंगी अभी इसके अंदर, लिechtenstein, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, पोर्तुगल, तो ये सब शेनेगन कंट्री, ठीक है। इनमें से कोई भी एक कंट्री, क्रोएशिया, ठीक है, जो ऐड हुई है, पहले 26 होती थी, अब क्रोएशिया और आ गई इसके अंदर,
और जॉर्जिया आ जाएगी इसके अंदर, और 3 साल के अंदर 2025 तक हो सकता है जॉर्जिया आ जाए, 28 हो जाएंगी, हो सकता है टर्की भी आ जाए। ठीक है, अगर आपके पास शेंगेन का वीजा है तो आपको टर्की का वीजा अराइवल पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये शेंगेन कंट्रीज हैं, कोई भी एक कंट्री अगर इस आपको वीजा दे दिया तो बाकी कंट्रीज में आप जा सकते हैं। ठीक है, पर एक ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर वीजा लेने के लिए आपको फिजिकली फाइल बनानी। अभी तक भी जैसे कि यूएसए का हम 90% काम ऑनलाइन करते हैं, कनाडा का हम 95% काम ऑनलाइन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का 95% ऑनलाइन करते हैं, शेंगेन का वैसा नहीं। आज भी ये कहते हैं कि आप आईटीआर दीजिए, फिजिकली हमारे को आईटीआर दीजिए, हमारे को बैंक स्टेटमेंट दीजिए, और ये जो इतने सारे डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट ही वीजा रिफ्यूज करवाते हैं। जो जेन्युइनली वीजा नहीं ले रहा, जो झूठ बोल रहा है, आप एक छोटे बच्चे से कहो कि हाँ बेटा आपको एक कहानी सुनाओ हमारे लिए, ठीक है, झूठी कहानी, तो अगर एक छोटा बच्चा आपको झूठ बोल रहा होगा ना, तो उस कहानी के अंदर वो 3-4 चीजें मिक्सअप कर देगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, आपको पता लग जाएगा कि ये झूठ बोल, राइट। तो ये उसी थ्योरी के ऊपर चल रहे हैं, ये आपसे इतनी सारी चीजें मांग रहे हैं कि जहां वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, वीजा रिफ्यूज। इन्हों को कुछ वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। वेरीफाई तो तब करना पड़ेगा जब इन्हें डाउट क्रिएट होता है, जब इनको बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि हाँ इसका वीजा रिफ्यूज नहीं कर सकते, या बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि हाँ इसे अप्रूव कर सकते हैं, तब ये कुछ कुछ चीजें वेरीफाई करते हैं रेंडमली, अदरवाइज नहीं भी करते हैं। अब ज्यादातर यूरोप के अंदर, क्योंकि ये लोग अपना बैकलॉग नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, तो अगर किसी भी एप्लीकेशन को ज्यादा टाइम लग जाता है तो इन्हें उसको अप्रूव करना पड़ता है। ये कनाडा की तरह नहीं है कि अगर ज्यादा टाइम लग गया तो सारी की सारी रिफ्यूज कर दो, जैसे कि कनाडा ने किया था 2022 के अंदर, अब लोगों को पता होगा, राइट। तो ये शेंगेन है। मैं वापस संगीता जी के सवाल पे आ जाता हूँ। संगीता जी, आप क्या कह रही थी यूएई के बारे में? सर ऐसे बहुत जनरल सा क्वेश्चन था, क्योंकि आपने बोला कि वो लोग यूएस में रहते हैं ज्यादातर, तो मेरे सिर्फ यही क्वेश्चन था कि अगर वो लोग यूएस में रहते हैं, ऑलरेडी उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, सो व्हाई डू दे डू दैट, लाइक एज इन नॉट गिविंग सिटीजनशिप टू आउटसाइडर्स आल्सो, और खुद भी यूएस में सेटल है। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्या उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है? और सिटीजनशिप तो बिल्कुल है ही, बिल्कुल है। अच्छा, ठीक है, अब आप इस बात को समझिए कि आपके पास पैसा है, राइट। आप अपनी कंट्री के अंदर जो कर सकते थे वो तो आपने कर ही लिया, वो तो आप बिल्डिंग्स बना सकते थे, जो कुछ भी कर सकते वो आपने कर लिया। वो भी आप खुद तो कर नहीं सकते थे, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी आई वो अमेरिका से, इंडिया से, चाइना से, जहां से भी आई, ठीक है, राइट, और जो भी आई वो कोई ना कोई कोलैबोरेशन था, वो गवर्नमेंट का ही कोलैबोरेशन था कि ठीक है आप बिल्डिंग बनाइए, उसमें से जो कमाई होगी वो आधी आपकी आधी हमारी, अदरवाइज तो कुछ डेवलपमेंट होने ही नहीं वाली थी, क्योंकि आपने रेगुलरली उनको पेमेंट करनी है उन बड़ी कंपनीज को। तो वो कंपनी कहती है कि भाई आपका ऑफिस भी हम यही बनवा देंगे, अपने डेट्रॉइट में ही आपका ऑफिस बनवा देंगे, ठीक है, ऑरलैंडो में ही आप रह लीजिएगा, ठीक है, ये जगह भी आप ही की, राइट। तो जिस ढंग से कोई और कंट्री, अमेरिका अगर यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो भी कहते हैं कि इस पैसे को आप वापस यूएसए में इन्वेस्ट कर दीजिए। यूएसए तो साफ साफ बोलता है कि आप 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कीजिए और सिटीजनशिप ले लीजिए, ठीक है। Anyone who has such kind of funds would always like to take citizenship by spending the money. There are many people, majorly the original Emirati, for them money does not exist. That is just a number. ठीक है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। और अगर कोई ओरिजिनल इमराती है तो इतने सारे राइट्स हैं, सब कुछ फ्री है, शादी करोगे पैसे मिलेंगे, करीब आपको 40 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस के अंदर कन्वर्ट करें तो 40 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर आप शादी करोगे, ठीक है, चाहे आपके पास जो कुछ भी, ठीक है, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, अगर आप बच्चे करोगे तो इसी ढंग से पैसे मिलेंगे। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स फॉर ओरिजिनल सिटीजन्स ऑफ यूएई। सिमिलरली मलेशिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, पर इतना ज्यादा नहीं है।
मलेशिया के जो ओरिजिनल सिटीजन है उनको भूमि पुत्रा कहा जाता है, ठीक है। अगर ये हर एक किसी को सिटीजनशिप देने लग जाएंगे, सो इनके खुद के राइट्स कहां जाए? एंड दे वांट टू कीप देमसेल्फ एज अ ट्राइब, दे डोंट वांट टू मिक्स अप विद लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। तो यूजली जब यहां पर से आके हैदराबाद से या फिर पाकिस्तान से आके जब ये शादी करते हैं तो उन लड़कियों से भी बहुत कम करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीजा से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कभी जरूर बात करेंगे एक्स्ट्रा टाइम। और कोई सवाल इन लिंक टू वीजा? आपने ना जब ये डिस्कशन स्टार्ट की थी तो बोला था कि अगर किसी का क्लोज रिलेटिव वहां पर है या कोई दोस्त है स्पॉन्सर करता है, थोड़ा सा जोर से बोलो, थोड़ा माइक नजदीक ले जाओ, आप बोलो। जब आपने डिस्कशन कर रहे थे तो आपने बोला था कि अगर इसका क्लोज रिलेटिव है या किसी की स्पॉन्सरशिप है वहां पर कनाडा में या ईशान्यगढ़ में, तो वीजा रिजेक्ट होता है, जो उसे प्रोसेस कर रहा है उसकी वजह से रिजेक्ट होता है। अभी ना वो मेरे साथ कोई मेरा दोस्त था, वो डिस्कस कर रहा था कल, तो उसका 3 बार कनाडा का रिजेक्ट हुआ है। अभी मुझे उसने डॉक्यूमेंट दिए हैं और गवर्नमेंट आपका कहने का मतलब ये है कि किसी ने डॉक्यूमेंट दिए, उसका रिश्तेदार भी था और तीसरी बार उसका रिफ्यूज हाँ हो जी। गया, और जो तीसरी बार रिफ्यूज हुआ है तो अब इसके लिए किसको गोली मारी जाए? किसको ब्लेम किया जाए, राइट? हाँ जी। क्या एजेंट की गलती है? बिल्कुल एजेंट की गलती है। आप सबसे पहले तो इस बात को सोच समझिए कि अगर मैं एजेंट, आप मेरे पास आ रहे हैं तो आप किसी विश्वास से आ रहे होंगे, आप इसीलिए तो आ रहे हो कि अगर मैं आपका वीजा अप्लाई करूं तो आपका वीजा लग जाए, ऐसा ना हो कि आपका वीजा ना लगे, राइट? दिस इज व्हाट यू वांट टू कीप इन योर। अब मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा, उस 4 सवाल के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपका वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर मैं नहीं बता सकता हूं ये, तो मैं काहे का वीजा एजेंट? और अगर मैं खुद ही बोल रहा हूं कि सर आपके तो 70-80% चांसेस हैं वीजा लगने के, आप बोलो तो लगवाएं, नहीं बोलो तो नहीं लगवाएं, ठीक है। अब अगर क्लाइंट कह रहा है नहीं नहीं आप लगवाओ लगवाओ, तो फिर तो क्लाइंट की गलती है। पर अगर एजेंट कहता है कि नहीं सर 99%, 95% चांस है, 100% तो कभी भी नहीं बोलना, 100% तो आप किसी मिनिस्टर का भी मत बोलिए। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र मोदी जी का यूएसए का वीजा रिफ्यूज हुआ था, ठीक है, बैन था। रिफ्यूज क्या हुआ था? मतलब कि गुजरात में जो क्या कहते हैं राइट्स हुए थे, हाँ, ठीक है। तो इसीलिए आप गारंटी तो किसी को भी नहीं दे सकते। गारंटी तो हम किसी को 100% तो हम कभी भी नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं हाँ ठीक है, आप 90%, 95%, 98% आपका वीजा जरूर आ जाएगा। अगर आपने किसी को बोला 95% और फिर भी वीजा नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली आपकी गलती जरूर है, आपने कुछ ना कुछ गलती जरूर की है, ठीक है। और जो रिलेटिव है, जो स्पॉन्सर कर रहा है, अगर कोई रिलेटिव है वो स्पॉन्सर कर रहा है, उसने जो डॉक्यूमेंट भेजे, उसने ही अगर नकली डॉक्यूमेंट भेज दिए, या उसने जो डॉक्यूमेंट भेजे वो उसने अपोस्टल नहीं करवाए, या उसने वेरीफाई नहीं करवाए, या उसके अंदर सफिशिएंट फंड्स नहीं थे, या वो खुद असैलम पे था, या वो खुद चैरिटी पर था, या वो खुद लोन लेके रह रहा था, तो ऑब्वियसली वीजा रिफ्यूज ही तो होगा। बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं एजेंट हैं जो उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के समझ ही नहीं पाते हैं, वो सिर्फ थोड़ा सा वर्ड पढ़ते हैं, हाँ स्पॉन्सरशिप लेटर, हाँ जी स्पॉन्सरशिप लेटर है, हाँ बिल्कुल है, मामा जी ने स्पॉन्सरशिप भेजी है, पुत्र जी आ जाओ, इतने ब्याह आएगा थोड़ी बहन का, पहुंच जाइए। दिस इज नॉट कॉल्ड स्पॉन्सरशिप, ये स्पॉन्सरशिप नहीं होती, ठीक है। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि जब कोई जिम्मेवारी ले रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि हाँ जी देखिए मेरी रेपुटेशन देखिए, ये देखिए ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और मैं सक्षम हूं किसी को बुलाने के और उसको इज्जत से रखने के और उसको वापस भेजने के। उसका खुद पे अता पता नहीं है, वो वापस क्या भेजेगा? यूएई के अंदर, जैसे आप लोग बात कर रहे थे यूएई की, इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं। यूएई के अंदर जाकर गुम होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप गुम नहीं हो सकते वहां पर जाकर, ठीक है। बट कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, यूरोप के अंदर आसान है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आसान है, पर ऑस्ट्रेलिया का उससे कम आसान है अगर इन सब से बात करें हम। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर भी गुम होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट।
और इसी ढंग से इलीगल इमिग्रेशन भी वहां पर इसीलिए कम है। तो इस बात को आप समझिए कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है अगर उसका खुद का ही बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो वीजा रिफ्यूज होगा, जरूर रिफ्यूज होगा। कई बार रिश्तेदार आपको पता ही नहीं है कि उनका खुद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, ठीक है। अगर गॉड फॉरबिड इफ आई डज समथिंग रॉन्ग, व्हाई वुड आई टेल माय वाइफ? मुझे क्या पड़ी अपनी वाइफ को बताने की अच्छा आज मैंने किसी को गोली मार, कुछ भी मैंने आज किसी के ऊपर गाड़ी चला दी, मैं क्यों बताऊंगा? ये तो सिर्फ जो कॉमन पब्लिक है ना उसको ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो हम बता दें, दूसरे को पता लग ही जाएगा, कभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपके कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्हों को जो स्पॉन्सरशिप भेजते हैं उन्होंने हो सकता है कुछ ऐसा गलत किया हुआ हो कि वो स्पॉन्सरशिप भेजने के लायक ही नहीं है और आप मांग रहे हैं, कैंडिडेट मांग रहा है, वो भेज देते हैं तो वीजा फिर भी नहीं लगता। ठीक है, एक फैमिली ट्री मांगा जाता है, फैमिली नेम मांगे जाते हैं, कई नाम ऐसे हैं, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है मयंक नारंग, ठीक है, तो नारंग, कुछ काम नारंगों ने भी ऐसे किए हैं कि जिसकी वजह से इन लोगों को कुछ गवर्नमेंट पोस्ट्स पर भी दिक्कत आती है, जैसे पीएम सिक्योरिटी में नहीं होते हैं हम, ठीक है, एयरपोर्ट पे कई बार दिक्कत आती है नाम की वजह से, राइट, और कुछ और नाम भी अगर वैसे आपके साथ लिंक होते हैं तो आपको ज्यादा इंटेरोगेट किया जाता है। तो इसी ढंग से अगर किसी ने सेम नेम से कई बार, चाहे वो आपका रिश्तेदार है या नहीं है या आपकी फैमिली ट्री का पार्ट है, उसकी वजह से भी चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार वो आपको पता ही नहीं होता, जिसने स्पॉन्सरशिप भेजी है वो खुद एक बार डिपोर्ट हो चुका है, चाहे वो अब कनाडा में रह रहा है या स्विट्जरलैंड में रह रहा है या नहीं रह रहा है, वो एक अलग चीज है। तो स्पॉन्सरशिप लेना भी ऐसा नहीं है कि बस जिसको मर्जी बोल दो और वो दे दे। स्पॉन्सरशिप ऑनलाइन बिकती है, इंटरनेट पर अगर आप ढूंढोगे हाँ जी स्पॉन्सरशिप, तो आपको कई साइट्स मिल जाएंगी जो स्पॉन्सरशिप बेच रही हैं, ठीक है। इसी ढंग से जो लोग स्टूडेंट वीजा लेना चाहते होते हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट्स बिकती हैं, ठीक है। तो ऐसे हाँ सर जी, फिर उसके चार्जेस क्या होते हैं वैसे जो ऑनलाइन मिलते हैं, वैसे मैं पूछ रही हूँ। कई बहुत सस्ती सस्ती भी होती हैं और कई बहुत महंगी भी होती हैं। कई आपको कुछ $100 की मिल जाएंगी, कुछ आपको कुछ $1000 की मिल जाएंगी। सर फिर वो वैसे वो कभी मान लो किसी को जरूरत पड़ती है, वो स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल क्योंकि ये भी हमें नॉलेज होनी चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल भी लेनी चाहिए। आपको कुछ भी गलत काम तो करना ही नहीं चाहिए। मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, वीजा एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आप उसको लीगली ठीक तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे से आप पैसे कमा पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप जल्दी से पैसे बहुत सारे तो कमा लेंगे, बट फिर आपको खुद को भी शिफ्ट ही होना पड़ेगा इंडिया से। आप एक ही जगह पे रह के काम कर नहीं पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जब आपको लीगली काम करके ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं तो गलत काम किस लिए करना है? आप खुद सोचिए ना, कितने हजारों लोग हैं जो यूएसए की डोंकी करते हैं, हजारों लोग हैं, हजारों, जो यूएसए की डोंकी करते हैं और उसके लिए 30 लाख से लेके 60 लाख रुपए तक देते हैं। जब वो डोंकी करके बॉर्डर पे पहुंचकर असैलम मांगते हैं, जब वो एंटर करके असैलम के लिए क्लेम करते हैं, ठीक है, जिसके पास यूएसए का टूरिस्ट वीजा है, B1 B2 वीजा है, उसके पास ज्यादा राइट होता है असैलम मांगने का इंस्टेड ऑफ दीज पीपल जो कि गलत तरीके से आ रहे हैं। और अगर हम इन्हों के क्या कहते हैं लॉस को पढ़ते हैं यूएसए के, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप गलत ढंग से एंटर कर रहे हो तो हम आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगा सकते हैं और हम आपको वापस भेज देंगे बिना कोई सुनवाई के। जरूरी नहीं है कि हम यूनाइटेड नेशन के रूल्स को ही फॉलो करें और उसके बाद ही सारा कुछ करें, राइट। तो लीगली कीजिए, बड़े आराम से हो जाता है। आप लोग थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए, हम आपको सिखाएंगे ही, इसी ढंग से आप सवाल पूछते रहें और सीखते रहें, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, जैसे आप
शेंगेन वीजा के करवा रहे हो उसमें जैसे 27 कंट्रीज आपने बताई है ना, तो जो आप कोर्स करवा रहे हो उसमें जो भी सिस्टम होगा, जो भी हमें फॉर्म्स वगैरह भरने, वो सेम ही होंगे या किसी के अलग भी हो सकते हैं किसी कंट्रीज के? पूरे के पूरे शेनेगन के फॉर्म बिल्कुल सेम है, ठीक है। ओके यूके का फॉर्म का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है, ओके बट मोस्ट ऑफ द थिंग सेम है। पर हाँ, मैं फिर भी कहूंगा 20% चीजें अलग हैं। पूरा का पूरा मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, नॉट ओनली साउथ ईस्ट एशिया, कंप्लीट एशिया, ठीक है। अगर आप शेनेगन का फॉर्म कर रहे हो तो आप उनका फॉर्म भी कर पाओ। उनका उल्टा फॉर्म आसान है और छोटा है, ठीक है। तो इफ समवन इज एबल टू अप्लाई, मिडिल ईस्ट के अंदर ज्यादातर कंट्रीज का सेम प्रोसेस है शेनेगन का प्रोसेस। तो सर फिर आप जो 27 कंट्रीज के जैसे करवाओगे तो हर एक कंट्री के फॉर्म हमें अलग अलग से? आपको मुझे आपको 27 कंट्रीज करवानी हो तो मैं 27 क्या, मैं आपको 270 भी करवा सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप इस बात को समझिए कि अगर आप एक का कर लेंगे तो बाकियों का भी बड़े आराम से कर, ठीक है। शेनेगन की 27 कंट्रीज का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। जो डिफरेंस आता है, जो आप उसमें डिफरेंट करते हो, वो सिर्फ आइटनरी बनाने में करते हो, ठीक है। जो हमारे को ध्यान रखना पड़ता है वो हमें आइटनरी का, एयर टिकट का और ट्रैवल के जो वाउचर्स हैं उनका ध्यान रखना कि वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करें, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। शेनेगन के अंदर आप जिस कंट्री से एंटर कर रहे हैं या जिस कंट्री में आप फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन रह रहे हैं, ठीक है, उनसे आप वीजा अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब आप उनसे वीजा अप्लाई करते हो तो उन्हों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंगली चेक करें। अगर ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट उसके रिलेटेड नहीं है तो वीजा रिफ्यूज होगा, अप्रूव नहीं होगा। कनाडा के बेस में भी ऐसा ही है, बस कनाडा का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग ढंग से स्टार्ट होता है। जी सर। शेनेगन का प्रोसेस अलग ढंग से स्टार्ट होता है, सर वो तो मैं कर ही रही हूँ कनाडा का तो आपसे। वो आप कर ही रहे हैं, हाँ ठीक है। जी बट फिर भी जैसे मैंने कहा 60% 70% तो पूरे दुनिया का सेम है। यूएसए, यूएई, ये दो एक्सेप्शन, ठीक है। तो यूएस सर जब आप कोर्स करवाओगे तो फिर हमें समझाते रहना बीच में कि किसमें क्या डिफरेंस है और क्या करना, वो आप समझाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अगर आप पहले से क्लासेस ले रही हैं तो मैं हर एक चीज समझा के ही चलता हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है। आज फर्स्ट डे है ना आज शेनेगन का? हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई शेनेगन नहीं है, ये आप लोगों की कॉमन क्लास है, ठीक है। चाहे आप कनाडा कर रहे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया कर रहे हो, चाहे न्यूजीलैंड कर रहे हो, ये जो बेसिक्स हम समझ रहे हैं वो हर एक के ऊपर इम्प्लीमेंट हो। यहाँ तक कि आप जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट समझेंगे वो भी हर एक में इम्प्लीमेंट होगा। जैसे आपने कहा कि आप कनाडा कर रही हैं, तो आप मुझे बताइए पासपोर्ट तो उसके लिए भी चाहिए है ना, आपको कवरिंग लेटर उसके लिए भी चाहिए है, फाइनेंशियल सबके उसी के अकॉर्डिंगली चाहिए, बस थोड़ा सा आपके जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो, ठीक है। फिर दूसरी दिक्कत जो आप लोगों को आती है वो ये आती है कि कहाँ पर जाकर से स्टार्ट करना है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम थोड़ा सा और आगे जाए, मैं आपको एक और फॉर्म ऑफ वीजा समझाना चाहता हूँ, ठीक है। दैट इज ट्रांजिट वीजा, ठीक है। ट्रांजिट वीजा समझने के लिए हमारे को एयरपोर्ट को थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। एयरपोर्ट जो बिल्डिंग होती है उसका जो पहला पार्ट होता है वो चेक इन हॉल होता है, ठीक है। वहां पर आप जाते हैं, एयरलाइन के चेक इन काउंटर होते हैं, पासपोर्ट देते हैं, ठीक है, अपनी टिकट दिखाते हैं या प्रिंट आउट देते हैं उसका, और बोर्डिंग कार्ड ले लेते हैं।
बोर्डिंग कार्ड ले लेने के सबसे पहला हर्डल तो ये होता है, ठीक है, कि बोर्डिंग कार्ड मिल जाए। अगर एयरलाइन को ऐसा लगता है कि जो ट्रैवलर है वो जेन्युइन नहीं है, तो जो एयरलाइन स्टाफ है वो ही उसको रोकने की कोशिश करता है। उनको रोकने के दो कारण होते हैं। एक तो ये कि वो उनसे पैसे लेना चाहते हैं, एक कारण ये हो सकता है कि अच्छा देखो डराओ, ठीक है, कुछ पैसे दे दें, ठीक है। हर तरह के गलत काम एयरपोर्ट के ऊपर होते हैं, ठीक है, ओके, कॉमन है। आप ये सोचें कि कहीं कैमरास लगे हुए हैं, कहीं बहुत सारी पुलिस है तो वहां पे गलत काम नहीं हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पर मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह ही होते हैं, पर हाँ होते हैं, ओके। दूसरा कारण ये होता है कि अगर कोई भी एयरलाइन किसी गलत इंसान को ले आती है कंट्री के अंदर, तो उस एयरलाइन के ऊपर पेनल्टी लगती है। तो एयरलाइन अपने स्टाफ को समझा कर रखती है कि अगर आपकी फ्लाइट के अंदर कोई गलत इंसान बैठ रहा है तो आप उसको बैठने मत दीजिए। तो अगर आपका कोई जेन्युइन क्लाइंट है जो जेन्युइन रीजन के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आपने उसको वीजा लगवाया है तो आप उसको उसके राइट्स बताएं, ठीक है। कोई भी वर्कर क्लास हो सकता है कि वो ठीक से बात ना कर सके, ठीक है, या वो देखने में उतना प्रेजेंटेबल ना हो। अगर एयरपोर्ट में उसको रोका जा रहा है तो वो उसके लिए अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकते, वो बोले ना कि मुझे लिख कर दो, आप क्यों मुझे रोक रहे। who are you if I have a visa, who are you to decide that I will not come back, ठीक है। चलिए, पहला पार्ट ये हो गया, बोर्डिंग कार्ड मिल जाता है। बोर्डिंग कार्ड मिलने के बाद इमिग्रेशन पे जाना होता है, और इमिग्रेशन जो है वो वहां की गवर्नमेंट है, ठीक है। जिस भी कंट्री का इमिग्रेशन है, जब हम इंडिया से बाहर निकल रहे हैं तो वहां पर जो लोग बैठे हैं वो ऑफिसर्स हैं, वो या तो कोई पुलिस ऑफिसर होगा या कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा या कोई भी, ठीक है। वहां उसमें भी जो क्या कहते हैं ज्यादा अच्छे गुड परफॉर्मर्स होते हैं उनको वहां पर भेजा जाता है। उन्हों के पास राइट है ये सवाल पूछने का कि आप क्यों जा रहे हो, कब वापस आओगे, आपका वीजा, अगर अभी आपका जो वीजा है, जो डेट्स हैं, जो आपके रीजंस हैं, जो आपके वीजा के ऊपर पासपोर्ट के ऊपर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, अगर ट्रैवलर उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है तो ऑब्वियसली डाउट क्रिएट हो जाता है, और इमिग्रेशन ऑफिसर चाहे तो उनको रोक सकता है। तो अगर आपके ऐसे क्लाइंट हैं कि जो वहां पर जाकर भी गलती कर सकते हैं, तो उनको भी आपको समझाना, उनको ट्रेन करना आपका काम है। उन्हें ठीक से थोड़ा सा उनके साथ टाइम लगाइए, चाहे फोन पर लगाइए, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लगाइए, और उनके साथ थोड़ा सा टाइम लगाइए। उन्हें बताइए कि यहाँ पर भी आप अपने राइट्स की बात कर सकते हैं, कुछ गलत ना करें, लूज टॉक ना करें, इमिग्रेशन ऑफिसर है उनकी रिस्पेक्ट करें, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दें, फोन का इस्तेमाल ना करें और आगे बढ़ें। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर ने स्टैंप लगा दी तो अब आपके रोके जाने के चांसेस बहुत ही कम है ही नहीं। सिर्फ तब होंगे अगर कोई कुछ स्मगलिंग कर रहा है, तब चांसेस होंगे, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है। जहां हम इमिग्रेशन लाइन क्रॉस करते हैं तो सिक्योरिटी होल्ड एरिया आता है। इमिग्रेशन और सिक्योरिटी होल्ड के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। आप कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, आप सीधा सिक्योरिटी होल्ड एरिया पे जाएंगे जहां पर चेकिंग होती है, जो हमारा कैबिन लगेज होता है वो चेक होता है। और जैसे ही हम सिक्योरिटी होल्ड एरिया से बाहर आते हैं तो हम आ जाते हैं नो कंट्रीज लैंड, जिसको आप इंटरनेशनल बॉर्डर कह सकते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में ट्रांजिट एरिया कहते हैं, जहां से हम होकर गुजर रहे हैं। ट्रांजिट एरिया किसी कंट्री का पार्ट नहीं होता, और ट्रांजिट एक ऐसी जगह है जहां पर लोग असैलम भी लेते हैं। जैसे कि नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान में कूप हुआ था और ये वापस आ रहे थे मलेशिया से, तो इनको जब मालूम चला कि हाँ जी मुशर्रफ साहब ने कूप कर दिया है, तो इन्होंने ट्रांजिट पर असैलम लिया और फिर वहां से सऊदी अरेबिया गए, ठीक है। कोई भी आर्मी, कोई भी पुलिस ट्रांजिट पर आकर अरेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। स्पेशल रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, वो एक अलग है, एक्सेप्शंस आर समथिंग एल्स, ठीक है। पर इन्होंने वहां पर असैलम, इसी ढंग से यही पावर एम्बेसी के पास होती है। अगर कोई एम्बेसी के अंदर चला जाता है, ईरान की एम्बेसी है सामने, अगर कोई ईरान की एम्बेसी के अंदर चला जाता है, चाहे उसने क्राइम किया है, तो लोकल पुलिस वहां पर आसानी, जब तक ईरान गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी, अंदर नहीं घुस, ठीक है, क्योंकि वो उस कंट्री का पार्ट, आपके तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है वहां पर, राइट।
तो इस तरह के बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि विकिपीडिया के वन ऑफ द एडिटर थे, वो लंदन के अंदर स्वीडन की एम्बेसी के अंदर अपने इम्प्रिजनमेंट को बचाने के लिए 3 साल अंदर रहे, 3 साल एम्बेसी के अंदर रहे, और उनको लॉ इन्फोर्समेंट उनको अरेस्ट नहीं कर पाया 3 साल तक। चलिए जो भी है, अब ये जो ट्रांजिट है, ठीक है, ये ट्रांजिट एरिया की बात हो रही है एयरपोर्ट पर, तो कोई कंट्री का लैंड नहीं है, ठीक है। अगर कोई हवाई जहाज आपका दिल्ली से पेरिस जा रहा है और पेरिस से आप यूएस से जा रहे हैं फ्लाइट पकड़कर, तो आप ट्रांजिट एरिया में हैं, आपने एक हवाई जहाज से उतरे, आपने इमिग्रेशन क्रॉस नहीं किया, आप ट्रांजिट में रहे और दूसरे हवाई जहाज में बैठ गए, ठीक है। तो इस ट्रांजिट के लिए यूरोप के केस, मिडिल ईस्ट के केस में हमारे को वीजा नहीं चाहिए। सऊदी अरेबिया एक एक्सेप्शन है मिडिल ईस्ट। अगर आप सऊदी अरेबिया से होते हुए जा रहे होंगे तो ट्रांजिट वीजा चाहिए है, और अगर आप इंडियन हैं तो ट्रांजिट वीजा नहीं मिलेगा। इसी ढंग से यूएस से कनाडा से अगर हम ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हमारी फ्लाइट वहां पर रुकेगी और हम आगे जाएंगे, तो हमारे को ट्रांजिट वीजा चाहिए है। ट्रांजिट वीजा अराइवल पे नहीं मिलेगा, और पहले से भी जो हम वीजा लेंगे वो नॉर्मल वीजा लेंगे, यूएसए का भी, कनाडा का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी। अगर कोई न्यूजीलैंड जा रहा है और उसकी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया से होती हुई जा रही है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीजा लेगा अराइवल पर, या बिना ट्रांजिट वीजा के वो यहां से दिल्ली से या मुंबई से हवाई जहाज के अंदर बैठ नहीं सकता, उसको बोर्डिंग कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सर एक चीज जैसे आपने बोला कि कई बार एयरपोर्ट पे कुछ लोग या जो वहां का स्टाफ होता है रोक लेते हैं पैसेंजर को, है ना, चाहे वो कैमरे लगे होते हैं तो उनसे, है ना, पैसे लेने की कोशिश करते हैं, है ना, कुछ भी। तो सर उसका कोई सोल्यूशन भी होता है? चलो आप तो पढ़ाते हो सर, आपको तो कुछ पता होगा। वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैम, कि अगर किसी को रोका जा रहा है और गलत ढंग से रोका जा रहा है, तो वो उसको बोले ना कि भैया आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, क्या रीजन है, आप मुझे लिख कर दीजिए। हर एक एयरपोर्ट के पर एक पुलिस स्टेशन है, ठीक है। आप अगर ट्रैवलर है और उसके बाद कुछ गलत किया जा रहा है, हो गया मेरा राइट है, आप मुझको जज के सामने प्रेजेंट कीजिए। आप मेरे को अरेस्ट थोड़ी ना कर सकते हो। आपको अगर कोई स्मगलिंग भी कर रहा होता है तो कुछ घंटे मिलते हैं, उसके अंदर अंदर इन लोगों को जज के सामने उसे प्रेजेंट करना पड़ता है। अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे तो अरेस्ट भी नहीं कर सकते। ऑफलोड आप कर रहे हैं, या तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही गलत है ही नहीं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट पूरे, तो आप ऑफलोड कर लेंगे, अदरवाइज आप ऑफलोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपने कोशिश यही करनी है, जो डॉक्यूमेंट वीजा लेने के लिए लगाए, अपने क्लाइंट से कहिए कि उन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखे और उन डॉक्यूमेंट्स को यूज करे और कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग दोज डॉक्यूमेंट। अगर आप खुद ही उनको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके चांसेस कम हो जाएंगे वीजा में। तो कॉन्ट्राडिक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है सर? रुकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कॉन्ट्राडिक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे आपने जो हमें दिखाया वही सेम उधर होने चाहिए, ऐसा? हाँ बिल्कुल ठीक। जो आपने होटल बोला कि मैं उस होटल, जब आपने वीजा लिया तो आपने कहा कि मैं इस होटल में जाकर रहूं, ठीक तो है? जब आप वीजा लेते हो तो क्या आपको सारी आइटनरी बतानी पड़ती है कि इतने पूरी दिन आइटनरी लगेंगे बनानी और पड़ती यहाँ है। यहाँ मुझे पहले जाना पड़ेगा? पहले हमारे को सिर्फ फर्स्ट 1 और 2 नाइट का होटल बुक करना होता था, अब हमारे को पूरी ड्यूरेशन का होटल बुक करना। अच्छा, कमिंग एंड गोइंग तक पूरा? पूरा। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हो तो 10 दिन की अकोमोडेशन आपकी कंफर्म बुक होनी चाहिए। अच्छा, और जैसे आप शेंगेन कंट्रीज के केस में बोल रहे हो, तो आप एक प्रॉपर शेंगेन का वीजा लेते हो या पर्टिकुलर कंट्री का वीजा लेते हो, उसके बाद दूसरी कंट्री का लेते हो, और उसमें आप फिर क्या बताते हो वीजा में कि मैं इस कंट्री के बाद यहाँ पे जाऊंगा, इस कंट्री में इस होटल में रुकूंगा, इस कंट्री में, शेंगेन का मतलब ही ऐसा है कि आपने 27 कंट्री का वीजा ले लिया। अच्छा, मतलब फिर आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं? अलग अलग नहीं लेना होता। हाँ। आपको इटली ने वीजा दे दिया तो अब आप जर्मनी भी जा सकते हो, स्विट्जरलैंड भी जा सकते हो, स्पेन भी जा सकते हो, बेल्जियम भी जा सकते हो, नीदरलैंड भी जा सकते हो, 27 में से कहीं भी जा सकते हो, ठीक है।
बट जब हम वीजा ले रहे होते हैं तो हमारे को चूज करना होता है कि हम कौन सी कंट्री से एंटर करेंगे, ठीक है, वो हमारे को बताना होता है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ हम जाएंगे वो भी हमारे को बताना होता है, ठीक है। तो ये सब जो हम बताते हैं और इमिग्रेशन पे हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कॉन्ट्राडिक्ट करने का, ठीक है। अब कोई लेबर क्लास मान लीजिए आप, वो वीजा ले रहे हैं किसी को पैसे देकर, उन्होंने तो कोई क्लास नहीं ली ना, उन्होंने तो कोई कोर्स नहीं किया, उन्होंने तो किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, उन्हें ये मालूम था कि हाँ उन्होंने जाकर स्पेन में नौकरी यहाँ की, तुम्हारे पास 5 का उन्होंने सिक्का कहा होगा। कि आप हमारे को वीजा दे दीजिए, उसने कहा 10 लाख रुपए दीजिए मैं वीजा दिलवा दूंगा, और वीजा मिल गया, ठीक है। पर जो वीजा मिला वो टूरिस्ट वीजा था। अब वो जब जा रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिसर उससे पूछता है हाँ जी क्यों जा रहे हो, वो कहता है जी मैं वहां जाके नौकरी करूं। आपके वीजा के ऊपर लिखा हुआ है टूरिस्ट वीजा, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। बिजनेस करूंगा। अच्छा और कौन जा रहा है आपके साथ? आप जब वीजा ले रहे हैं तब आपने 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का वीजा लिया, और कौन जा रहा है? नहीं जी कोई नहीं जा रहा, मैं अकेला जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ जाओगे? हाँ जी मैं इक्वाडोर जाऊंगा। अरे आपके पास, आप तो जा रहे हो पोर्तुगल, आप इक्वाडोर क्यों बोल रहे हो? इसीलिए इन्हीं लोगों से बचने, इन लोगों की बेवकूफियों की वजह से ही एजेंट को एयरपोर्ट पर पैसे देने पड़ते हैं, एजेंट को वहां पर कोई ना कोई अपना एजेंट खड़ा करना पड़ता है। अगर यहीं पर ही कोई एजेंट इन्हों को ठीक से समझा दे कि भाई आप जेन्युइनली जा रहे हो, जेन्युइन काम करने के लिए जा रहे हो, जो कर रहे हो वो बोलो, इसको कॉन्ट्राडिक्ट मत करो। सो दैट इज व्हाट मींस कॉन्ट्राडिक्शन। एक क्वेश्चन और था सर। आप कह रहे हो कि मैं 15 दिन, आपने जो होटल वाउचर दिखाया, इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा अच्छा जरा आपने अपनी एयर टिकट दिखाओ, एयर टिकट दिखा रहे हैं कि जी 10 दिन के बाद वापस आ जाए, पूछ रहे हैं कब वापस आओगे जी 3 महीने बाद वापस। कर दिया ना कॉन्ट्राडिक्ट आपने। सही बात। अब पूछिए। एक क्वेश्चन और था सर, ये ट्रांजिट जो एरिया होता है वो जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री के का एरिया, मतलब वहां पे जो कंट्रोल होता है वो उस कंट्री का है, उस कंट्री की फोर्सेस होती है, या फिर जिस कंट्री से आप जा रहे हो उस कंट्री की होती है? मतलब कौन मैनेज करता है उस ट्रांजिट एरिया को, सिक्योरिटी किसकी होती है? ट्रांजिट एरिया पर इंटरनेशनल लॉ चलता है, तो यूएन की फोर्सेस होते हैं। बिल्कुल लॉ वो चलेगा। वहां पर आप फॉरेक्स क्यों, ड्यूटी फ्री वहां पर क्यों होता है? ट्रांजिट में तो ड्यूटी फ्री होता है क्योंकि वो कंट्री वहां पर टैक्स लगा ही नहीं सकती, ठीक है। अब क्योंकि आप उस कंट्री के अंदर हो, ठीक है, वो ट्रांजिट उस कंट्री के अंदर है, तो वहां का लॉ एनफोर्समेंट उसको मैनेज जरूर कर रहा है, पर इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट भी वहां पर अवेलेबल है, वहां पर कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। रूल्स ऑफ रेगुलेशन जो चल रहे हैं वो यूनाइटेड नेशन के चल रहे हैं। तो बेसिकली यूएन और जिस दुनिया में कंट्री में सेम आप जा रहे हो ये दोनों ट्रैवल है। उसको मैनेज करते हैं। हाँ जी बेसिकली यूएन फोर्सेस और जिस कंट्री में आप जा रहे हो वो दोनों उसको मैनेज करते हैं, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों की लॉज। और ये एयर टिकटिंग से रिलेटेड है, जैसा आप एयर टिकटिंग से लिंक्ड हैं, अगर कोई एयर टिकट बेच रहा है ना तो उसको भी ये बात मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक समझदार एजेंट होता है तो वो अपने क्लाइंट को बहुत सारी ऐसी चीजें बताता भी है, इसीलिए उसके पास रिपीट क्लाइंट भी आते हैं, राइट। सर एक क्वेश्चन है मेरा, बोलिए बोलिए बिंदास जी। होटल कंफर्मेशन और होटल बुकिंग में क्या अंतर है और क्या लेना चाहिए? देखो एक ही बात है, कॉमनली तो अगर हम इसकी बात करें तो एक ही बात है, ठीक है। कंफर्मेशन और बुकिंग, आपने सिर्फ बुकिंग कर दी, ओके बुक कर दिया कि हाँ जी इट इज बुक, इट इज ऑन होल्ड, ठीक है, ऐसे भी कोई कह सकता है। कंफर्मेशन है तो कंफर्मेशन नंबर हो, कंफर्मेशन नंबर होगा तो अगर उस कंफर्मेशन नंबर को कोई फोन करके उस होटल में पूछता है कि डू यू हैव दिस बुकिंग, तो कहेंगे व्हाट इज द कंफर्मेशन नंबर। जो भी रिसेप्शन पे फोन उठाएगा, रिजर्वेशन पे फोन उठाएगा, वो बोलेगा कि हाँ जी ये बुकिंग है, ठीक है। तो कंफर्म करना चाहिए। व्हेन यू आर बुकिंग, कई कंट्रीज हैं वो क्या कहती हैं कि हमारे को आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है, बट कंफर्मेशन यू आर गिविंग, द होटल वाउचर यू आर गिविंग, हमारे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। होटल कंफर्मेशन होटल डायरेक्ट एम्बेसी को भेजेगा तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम और डिटेल में आगे करेंगे।
एक बार फिर मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा आपकी क्लास के लिए, अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए। जिस ढंग से आप बैठकर अच्छे से क्लासेस ले रहे हैं, लेते रहिए और ज्यादा सवाल पूछिए, ठीक है। मैं तो एक फॉर्मेट फॉलो करके आपकी क्लासेस बहुत जल्दी भी खत्म कर सकता हूँ, पर आपको सवाल पूछने के लिए इसलिए इंकरेज किया जाता है ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। तो जितने सवाल आप पूछेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। ये क्लास हफ्ते में 3 दिन होती है। आपकी पहली क्लास थी तो इसलिए आपको कुछ करने के लिए नहीं मिला, पर फिर भी जो आपने टर्म्स वगैरह समझी, उन टर्म्स को थोड़ा सा इंटरनेट पे चेक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। आपको जो मीटिंग आईडी और पासपोर्ट दिया गया वो सेव रहेगा, बार बार लिंक नहीं आएगा। उसी लिंक की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने जूम डाउनलोड कर लिया है, आप मीटिंग आईडी और पासपोर्ट डालेंगे, आप क्लास में आ जाएंगे। पासपोर्ट एंड मीटिंग आईडी हमारा हमेशा सेम रहता है, पिछले 3 साल से यही है, 4 साल से लगभग, और आगे भी सालों साल यही रहने वाला है, ठीक है। कल को अगर आपको बहुत टाइम हो जाता है और हमारे को आप रीच नहीं, यू आर नॉट एबल टू रीच, जैसे होता है ना, या आप किसी के घर ही चले जाते हैं अगर फोन नहीं उठा रहा, so this would remain same, you are always welcome to enter there, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। सर शैनिगन वीजा की क्लास जैसे आज है ना, आज की फ्राइडे और मंडे और वेडनेसडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, बीच में जो गैप होगा उसमें आपको बहुत काम करने को मिलेगा। अभी सर कोई क्लास नहीं है क्या इसके बाद? नहीं रॉबिन जी, अभी कनाडा की क्लास है, सिर्फ कनाडा वाले इसमें रुक जाएंगे, बाकी सब जा सकते। तो अभी स्टार्ट हो चुकी है क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं मीटिंग एंड करके स्टार्ट कर रहा हूँ, कनाडा वाले दोबारा ज्वाइन कर लें। सर 2 मिनट, हाँ जी, फिर ब्रेक भी ले लेते 2 मिनट का। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय फॉर